क्या चलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी जो चलती है हमें करना। Hello students, I think screen is visible for you. You can message me, I think. One student please check. Are you able to message me? Okay. I am clearly audible. Okay. ठीक, तो अब स्टार्ट करते। मुझे नहीं लगता कि अब और कोई एंट्री करेगा। अच्छी बात है अगर कोई बीच में भी एंट्री ना करे, वो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने, आई थिंक मुझे लगता है मैंने आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है मेरे साथ, और हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ लिया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई चीज पूछना होगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट पे, तो मैं देख लूंगी। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा अपना सिलेबस क्या है वो देखेंगे, और इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो हम लोग इसके फर्दर यूनिट 1 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो यूनिट है वो है हमारा, पहला जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पार्ट 1। पार्ट 1 में आप लोगों को बेसिक्स पढ़ने होते हैं। अभी आप लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तब इसी इसी सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट आप लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में आप लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना सीखेंगे, जो कि मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना आप लोग सीखेंगे। ठीक,
अभी आप लोगों को बेसिक सीखने हैं, डिजाइन क्या होता है और कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक, तो डिजाइन क्या है ये हम लोग थोड़ा अभी सीखेंगे, लेकिन पहले इससे बाद ये देख लेते हैं कि आप लोगों को कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का डिजाइन सीखना है। कंक्रीट क्या होता है? वैसे तो आप लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में जो यूनिट 1 है वो नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का काफी पार्ट कैरी करती है। अगली बार जब आप लोग आएंगे तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सीमेंट का पार्ट, कंक्रीट का पार्ट और अगर स्टील का पार्ट था तो उतना आप पढ़ के आइएगा, आप लोगों के लिए इजी होगा। लगभग वही चीजें अभी एक दो दिन कुछ वही चीजें रिपीट होंगी, सिर्फ उतनी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी जितनी हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जरूरत है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आप लोग को कंक्रीट के स्ट्रक्चर सीखने हैं। सबसे पहले बात कि कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट अगर देखिए, अगर आप लोग बात करें ब्रिक की, ठीक, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है ब्रिक का, एक जनरल व्यू लेते हैं फिर थोड़ा हम लोग सब्जेक्ट में आते हैं। जरा देखो, अगर आप लोगों ने जो देखा है नॉर्मली ब्रिक, तो लगभग सभी को पता होगा कि ब्रिक क्या होता है। ठीक, ब्रिक से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो एक जनरल है। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि ब्रिक से आप लोगों का घर बनता है या कोई भी बिल्डिंग बनती है वो ब्रिक से बनती है। लेकिन ब्रिक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक, तभी हम लोगों ने क्या किया, हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की ओर, दूसरे तरीके के दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल जो कि जिससे हम लोग मतलब स्ट्रक्चर बना सकें, तो उनको खोजते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर्स में यूज होती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने में यूज होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग्स जो है हमारी, वो वुडन की भी बिल्डिंग्स बनती हैं, स्टील की भी बिल्डिंग्स बनती हैं। लेकिन हर एक मटेरियल का अपना एक प्लस पॉइंट है तो एक माइनस पॉइंट भी है। अगर आप बात करो वुडन बिल्डिंग्स की, तो ऐसा नहीं है कि वुडन बिल्डिंग से, मतलब वुडन से जो वुड है उससे हम लोगों का बिल्डिंग बनता नहीं है, बनता है, लेकिन उसकी भी अपने ड्रॉबैक हैं। वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, वो जैसे ही बारिश वगैरह होती है वो तुरंत जल्दी जल्दी खराब होने लगता है, दीमक वगैरह उसमें लगने लगता है, इसका अपना ड्रॉबैक है। स्टील की अगर बात करें तो स्टील एक बहुत महंगा, आपका बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा नहीं है कि बनाता नहीं है, इससे भी बनते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन अलग ही स्ट्रक्चर होते हैं, वो बहुत ही महंगे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और आप लोग अभी जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे, आप लोग स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाने देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसकी भी डिजाइनिंग सीखेंगे, लेकिन वो एक बहुत कॉस्टली है। उससे ऑब्वियसली आप घर बनाने तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि घर हम लोग सोचते हैं ना कि कितना कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा घर बन जाए। तो स्टील का भी अपना एक जगह है, अगला एक अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि हम लोग, अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लेटफॉर्म में, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म में जो भी ऊपर जो ब्रिज जाता हुआ दिखता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो ब्रिज बना होता है वो हमारा स्टील का बना होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बिल्डिंग मटेरियल्स यूज नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर्स को बनाने में यूज होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। हर एक तरीके का मटेरियल हर एक दूसरी जगह पे यूज नहीं हो सकता, सबका अलग एक क्राइटेरिया है। इसलिए हम लोग मतलब स्टील वगैरह यूज ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, जहां पर हमारा कॉस्ट एक छोटी चीज हो जाती है और लोगों का जो लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी जगहों पर बनाया जाता है, ऐसे भी स्टील के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो रेलवे होता है, जो पाथ बनाते हैं, जिन्हें हम लोग रेल बोलते हैं, रेल और ट्रेन अलग अलग होता है, ठीक है, तो रेल जो बनता है, जो पाथ बनता है, वो भी पाथ स्टील का बनता है। ठीक, तो ये सारी चीजें, हर एक मटेरियल अलग अलग जगह पे यूज होगा। अब हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग उसका इम्पोर्टेंस है और उसको हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते। तो अभी जो आप लोग एक पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर मटेरियल पढ़ेंगे जो कि है कंक्रीट। ठीक, कंक्रीट आप लोगों को सबको पता होगा, एक जनरल आइडिया तो आपको होगा ही, क्योंकि आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट का एक यूनिट ही पूरा पढ़ के आते हैं कि कंक्रीट जो है वो हम लोग, अच्छा एक चीज और, कंक्रीट अगर एक जनरल टर्म में बोला जाए तो कंक्रीट जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है। एक कोई सीमेंटियस मटेरियल जो कि कंबाइंड करे मटेरियल्स को, दूसरा होता है फाइन एग्रीगेट, तीसरा होता है कोर्स एग्रीगेट,
और चौथा होता है एक वाटर, कोई भी लिक्विडिंग एजेंट जो होता है वाटर। ठीक, तो इन 4 चीजों से कंक्रीट बनता है। अभी जो आपके सब्जेक्ट में है वो आपका सीमेंट कंक्रीट है। आप लोगों को जब भी सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है, इतना पता होगा ना आप लोगों को कि कंक्रीट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको पता होगा लाइम कंक्रीट भी होता है, जिप्सम कंक्रीट भी होता है, सीमेंट कंक्रीट भी होता है, पता है ना बेटा ये ना। तो अगर हमारा जो मटेरियल हम लोग जो सीमेंटियस मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो लाइम है तो उस कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं लाइम कंक्रीट। अगर वो जिप्सम है तो उसे जिप्सम कंक्रीट बोलते हैं। और अगर वो सीमेंटियस मटेरियल जो है वो एक सीमेंट हमारा जो सीमेंट होता है मटेरियल, एक सीमेंट नाम का मटेरियल, अगर वो यूज करते हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट में आता है। हमारा ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो सीमेंट कंक्रीट पे बेस है। ठीक, तो अब जब भी अगर मैं कंक्रीट बोलती हूँ तो इसका मतलब आपके दिमाग में सिर्फ सीमेंट कंक्रीट चलना चाहिए। ठीक, अच्छा, कंक्रीट 3 चीजों से मिलकर बना 4 चीजों से मिलकर बना होता है। तो अब अगर हम बोलते हैं कंक्रीट 4 चीजों से मिलकर बना होता है तो मतलब सीमेंट, फाइन एग्रीगेट की जगह हमारा यूज होता है सैंड, कोर्स एग्रीगेट की तरह हमारा यूज होता है स्टोन के चिप्स यूज होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स यूज होते हैं, ये कोर्स एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। कोर्स एग्रीगेट मेनली 4.75 mm से जो बड़े साइज के एग्रीगेट होते हैं उनको हम लोग कोर्स एग्रीगेट के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, कोर्स एग्रीगेट। ठीक, फोर्थ है आपका वाटर। वाटर क्या होता है? एक लिक्विडिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब जब इन चारों चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक रेशियो में, ठीक, जब आप मिलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे शुरुआत में मिलाएंगे ये बहुत आसानी से मिल जाएगा और किसी भी स्ट्रक्चर में आप इसको कास्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में कास्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे एक कॉलम बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे एक बीम कास्ट कर सकते हैं। तो ये सीमेंट का काम होता है। मैं अभी तो मैं आपको सिर्फ मतलब आज का एक जो आपको क्या पढ़ना है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में, जब यूनिट 1 स्टार्ट होगी तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में सीखेंगे सभी लोग। ठीक, तो इतना तो हो गया कि मटेरियल किन किन मटेरियल से मिलके बनता है। तो सीमेंट, सैंड, पेबल्स, सीमेंट, सैंड, पेबल्स और वाटर, इन सभी से मिलके बनता है। इन्हें एक स्पेसिफिक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं और टाइम थोड़ी देर रखने के बाद, कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाता है, लगभग एक डिपेंड करता है कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, उस सीमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। ठीक, एक बार स्ट्रेंथ को गेन कर लिया तो फिर उसको शेप बदलना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या, बदलता ही नहीं है फिर उसका शेप। ठीक, तो ये थोड़ा सा है हमारा। तो ये आप लोगों को समझ में आया बेटा? एक रफ आइडिया मिला कि कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। इस इतने तक में किसी को कुछ पूछना है बेटा? आप लोग चैट पे लिख सकते हो, मैंने आप लोगों को क्योंकि म्यूट कर रखा है। किसी को अगर पूछना है तो आप मेंशन कर दो, नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना आपको पता चल गया कि सीमेंट क्या होता है, ओ सॉरी सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, मतलब कंक्रीट क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जान लेते हैं, अब हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 1 में आप लोगों को डिजाइनिंग सीखनी है अलग अलग स्ट्रक्चर्स की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिजाइनिंग क्या होता है इसके बारे में, फिर हम लोग फर्दर देखेंगे, अपना चैप्टर देखेंगे। देखो डिजाइनिंग क्या होता है कि डिजाइनिंग, देखो जैसे आपने अगर कभी देखा हो, अगर आप कभी साइट पे गए हो तो जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, मेनली जो पूरा काम करते हैं ना, एक्चुअल में बनाने का काम हमारे जो एक सही लैंग्वेज में कहें तो मिस्त्री और मजदूर मिलके जो है पूरा घर वगैरह बनाते हैं और हाथ उनके काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग किसका चल रहा होता है, इंजीनियर का काम चल रहा होता है। वो जो इंजीनियर जो उस समय साइट पे होता है, इंजीनियर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, जो उस समय जो इंजीनियर जो साइट पे है वो हमारा साइट इंजीनियर है। उसका काम क्या है कि आपको एक पेपर पे, एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसको पेपर पे जो भी बना के दे दिया है, कुछ डायग्राम जैसा कुछ बना के दे दिया है, उस डायग्राम को वो पढ़ लेता है
और उसको वो जो उसके मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको वो बता देता है कि इस जगह पर इतना काम करना है, इस जगह पर इतना सीमेंट लगाना है। ये सारा काम साइट इंजीनियर का करता है। अब बात आती है साइट इंजीनियर को जो दिया जाता है पेपर, जिसको पढ़ता है, वो क्या होता है? वो डिजाइनिंग होती है। वो डिजाइनिंग होती है स्ट्रक्चर की। और ये काम करने का काम कौन करता है? एक डिजाइन इंजीनियर करता है। एक ऐसा इंजीनियर जो डिजाइनिंग करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो कभी साइट पे नहीं जाता, वो आराम से ऑफिस में बैठता है, सिर्फ डिजाइनिंग करता है। ठीक, जब आप लोग आगे फर्दर आप पढ़ते चले जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कई तरीके के इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स कहने का मतलब सिर्फ इंजीनियर नहीं, बहुत टाइप ऑफ इंजीनियर्स होते हैं। तो एक इंजीनियर जो कि होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो कि डिजाइन करेगा। अब डिजाइन करने के लिए उसे कुछ रॉ डेटा भी चाहिए होता है। रॉ डेटा इन द सेंस कि जहां पर, जिस जगह पर उसे घर बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग जिस भी सॉइल पे बन रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये डेटा देने का काम दूसरा इंजीनियर करता है, जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियर होता है, सॉइल इंजीनियर होता है। ठीक, सॉइल इंजीनियर जो है वो क्या करता है? जाता है साइट पर, वहां से सैंपल लेता है, उसकी टेस्टिंग करता है। आप लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा। ठीक, तो वहां से उसको डेटा मिलता है, वो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी निकालता है, और उस सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का यूज करके वो ये डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर पहली बात तो बन सकता है कि नहीं। अगर नहीं बन सकता है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को सही किया जाता है, सॉइल की स्ट्रेंथिंग की जाती है। ठीक, उसे कॉम्पैक्शन किया जाता है। सर पढ़ाएंगे अभी आपको इन सब के बारे में। ठीक, उसको कॉम्पैक्शन किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथिंग की जाती है। अगर फिर भी नहीं काम हो रहा है तो कुछ अलग मटेरियल मिलाए जाते हैं उस सॉइल में, ताकि उसकी सफिशिएंट, उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी मिले हमें। एक बार सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग उस डेटा को लेते हैं और डिजाइन इंजीनियर को भेज देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर है, वो क्या करेगा कि सारा डेटा उसके पास है, सॉइल का डेटा उसके पास है, कितनी बिल्डिंग जो है कितने लोगों के लिए डिजाइन करनी है, लोड का पूरा काम है उसके पास, किस जगह पर कितना लोड आना है, कितनी 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 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, ये सारा डेटा उसको आपका कस्टमर प्रोवाइड करेगा कि उसे कैसा काम करवाना है। इसके बाद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम शुरू होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है? इन सभी डेटा, रॉ डेटा को लेता है और फिर वो डिजाइन करना स्टार्ट करता है। तो डिजाइन का जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? एक 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 ड्राइंग मिलेगी आपको, आप बनाना सीखेंगे उस ड्राइंग को। उस ड्राइंग में क्या होता है? स्ट्रक्चर दिखेगा आपको प्रॉपर। जैसे कि अगर आप बात करें जिस जिस रूम पे आप बैठे हुए हैं या जिस बिल्डिंग के सामने बैठे हुए हैं, उसको देखें तो हर एक जो भी आपको एलिमेंट दिख रहा है, उस एलिमेंट का एक स्पेसिफिक साइज है। ठीक, तो ऐसे ही तो हम लोग हवा में कभी डिसाइड नहीं कर देते हैं कि कैसे ये बीम का थिकनेस इतना ही है, कैसे ये कॉलम का थिकनेस इतना ही है। ठीक है, कॉलम और बीम आप लोग समझते हैं क्योंकि आप लोग सोम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कौन सा बीम का थिकनेस कितना होना है, कौन सा कॉलम कितना थिकनेस होना है, हमें हाइट कितनी रखनी है रूम की, हमें स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, ये सब कुछ डिजाइन होता है। किससे? हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर का काम होता है। वो ये डिसाइड करता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है, जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप डिजाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग के जिस एलिमेंट को आप डिजाइन कर रहे हैं, उसका थिकनेस कितना आएगा, उसका लेंथ कितना आएगा, उसका डेप्थ कितना आएगा, और उसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ कंक्रीट यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टील बार्स डाली जाती हैं, जो रॉड डाली जाती हैं, स्टील बार्स डाली जाएंगी, वो भी मैं बताऊंगी कहाँ से आ गया स्टील बार्स। जो स्टील बार्स अंदर उसमें डाली जाती हैं, वो कितने डाया की डालनी है, कितनी लेंथ तक डालनी है, किस जगह पर डालनी है, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर। जो लास्ट में वो एक पेपर आपको देगा, उस पेपर में सब कुछ मेंशन होगा, एलिमेंट का थिकनेस कितना है, डेप्थ कितना है, लेंथ कितना है, किस टाइप का मटेरियल यूज है। इसके अलावा जो स्टील यूज है, जो बार्स यूज की गई हैं, उनका डाया कितना है, कितनी दूर तक वो है, देखने में स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये सब कुछ। ठीक,
तो ये जो डायग्राम आपको मिलेगा इसे हम लोग बोलते हैं डिटेलिंग डायग्राम। ये डिटेलिंग डायग्राम बनाना आपको हर एक क्वेश्चन में जरूरी है। हर एक क्वेश्चन का अपना लास्ट स्टेप जो होता है वो डिटेलिंग डायग्राम बनाना होता है, और यही डिटेलिंग डायग्राम बनाते ही स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम हो जाता है खत्म, और ये साइट इंजीनियर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, इतने तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मुझसे, चैट पे मैसेज कर दीजिए, मुझे दिखेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ तो आप लोगों को आइडिया मिला होगा कि किस तरीके का आपको काम आप लोग सीखने जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 में जो आप लोगों को सीखना है वो क्या सीखना है, कंक्रीट मेकिंग मटेरियल्स। कौन कौन से हैं ये सीखने हैं, कंक्रीट मेकिंग मटेरियल सीखने हैं। कंक्रीट मेकिंग मटेरियल्स जो है वो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, अभी हम लोग इसको बहुत ब्रॉड एरिया में सीखेंगे जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपका सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, कोर्स एग्रीगेट हुआ, वाटर हुआ, इन सब की प्रॉपर्टीज, क्योंकि हर तरीके का मटेरियल हर जगह पर यूज नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज और, कोड आपको मैंने सेंड किया था आपके ग्रुप में, जिन लोगों के पास नहीं है उनको मैं सेंड कर दूंगी फिर से, आप लोग बोल दीजिएगा, वैसे तो ग्रुप में ही डाल दिया है मैंने। आपको जो कोड यूज करना है वो है आपका IS 456-2000। तो ये कोड होता क्या है, हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं तब हम लोग कुछ सीखें। कोड क्या होता है ना कि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आप उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, मतलब ये जो कोड आपको दिया गया है वो एक बिल्कुल क्या बोले रूल्स रेगुलेशंस का एक बुक है। इसमें कंक्रीट से रिलेटेड हर एक रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, और इस बुक को आप अपने साथ पेपर टाइम में ले जा सकते हैं। ठीक, लेकिन एक शर्त है कि इस पे एक भी डॉट तक आप अपनी ओर से नहीं लगाएंगे, ये जैसा है वो एज इट इज प्रिंट होके आप ले सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे। इसमें होता क्या है, इसमें कंक्रीट से रिलेटेड लगभग सभी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, लगभग क्या पूरे ही रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं। अब इनकी जरूरत क्या है ये जानना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर सब कुछ लिखा ही है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो बात ये होती है कि पढ़ाया आपको जाता है कि आपको ये काम करना है। अब ये काम जो है, मान लीजिए जैसे कोई भी एक काम आपको करना है, उस काम को करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो उसका आपको एक बुक दे दिया गया। जैसे आप कॉलेज में आते हैं कभी, तो कॉलेज में आते ही आप एक बुक पकड़ा दी जाती है जिसमें कॉलेज से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। अब बात यह है कि अगर उन रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं तो आप कभी नहीं फंसेंगे, आपको कोई पर्सन कभी कुछ कह ही नहीं सकता है। अगर आपने उस रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा और कोई पर्सन आपको जान गया, आप किसी पर्सन ने आपको देख लिया, किसी अथॉरिटी ने आपको देख लिया कि आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप पनिशमेंट पाएंगे। ऐसे ही होता है आपके कोड में। कोड क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन का एक पूरा बुक है रूल्स रेगुलेशन की, उसमें कंक्रीट से रिलेटेड हर एक चीज है। मतलब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कौन सा डाया लेना चाहिए, कौन सा डाया बार लेना चाहिए, कितनी दूर तक रखना है डाया बार्स को, मिनिमम कितना परसेंटेज रेनफोर्समेंट का रखना है, कितना ज्यादा रखना है, ये सारी चीजें मेंशन है। अब अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और आपने स्ट्रक्चर कोई बना दिया, और मान लीजिए वो स्ट्रक्चर एक लिमिटेड टाइम तक चल भी गया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तब तक तो स्ट्रक्चर इंजीनियर पे कोई बात नहीं आती। लेकिन मान लीजिए स्ट्रक्चर जिस टाइम लिमिट के लिए बनाया गया है उस टाइम लिमिट से पहले ही टूटता है, तो फिर हर एक चीज चेक होती है। डिजाइनिंग का हर एक एक डाया तक चेक हो जाता है कि ये डाया आपने क्यों लिया। तो एक रूल बुक बना दी गई है, अगर आप उस रूल बुक में लिखी गई चीजों के अकॉर्डिंग आपने डिजाइनिंग की है तो फिर भी अगर वो ब्रिज गिरा है तो आपकी कोई गलती नहीं है। स्ट्रक्चर इंजीनियर पूरी तरह से सेफ है, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर उसने कोड के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है तो। लेकिन अगर कोड का एक भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना किया गया और स्ट्रक्चर बाय चांस गिर गया तो स्ट्रक्चर इंजीनियर पूरी तरह से उसका कैरियर खराब, सब कुछ बेकार। ठीक, तो इन रूल्स रेगुलेशंस को पूरी तरह से स्ट्रक्चर इंजीनियर को ये रूल्स रेगुलेशन रटे होते हैं एकदम।
ठीक, तो आप लोग भी, मैं आप लोगों को हर एक पेज नंबर पे बताऊंगी कौन सी टेबल देखनी है, कौन सा डेटा लेना है, बट कोशिश ये करिए कि डेटा आपको याद हो जाए। नहीं तो ऐसे तो आपको लगेगा कि हम तो बुक लेके जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है उन डेटा को याद करने की, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना, तब आप बस पन्ने ही पलटते रह जाएंगे उस बुक के। ठीक है, तो आप डेटा याद रखिए। हाँ, टेबल्स का डेटा नहीं याद रखा जा सकता, नो डाउट, मुझे पता है, तो वो टेबल आपको ध्यान रखनी है, किस पेज नंबर पे कौन सी टेबल है, उससे डेटा लेना है आपको। ठीक है, तो वो कोड मैं बताऊंगी आपको हर एक तरीके का, जब भी हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं बताऊंगी आपको कौन सा पेज नंबर पहले से पढ़ के आना है। ठीक, तो वो रूल्स रेगुलेशन अगर एक बार आप पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को समझना भी आसान होगा। ठीक, तो ये हमारा कोड है। अच्छा, कोई बता सकता है कि IS1 जैसे IS 456 ये हम लोग कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, IS 456 2000, तो इसी तरह अलग अलग तरीके के कोड हैं जो अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, वो मैं पूरा एक लिस्ट आप लोगों को बना के दूंगी। कोई मुझे बता सकता है कि IS1 किस लिए यूज किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1 किस लिए यूज किया जाता है? कोई बच्चा, किसी को आता है? चलिए, नेशनल फ्लैग के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, वो इस डायमेंशन का बनना है, कलर कितना रहना है, कितना कितना एक एक जो एक स्ट्रिप है वो कितनी थिकनेस रहनी है, दूसरी स्ट्रिप कितनी थिकनेस रहनी है, जो बीच में जो राउंड बना है वो कितनी उसमें तीलियां होंगी, ये सारा कुछ मेंशन है उसमें IS कोड में, IS कोड नंबर 1 पे। ठीक है, तो अभी जो आपको सीखना है वो IS 456 सीखना है, और इतना ही आप ध्यान रख लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरे दूसरे जैसे लोड, किस तरीके का लोड होना है, कितना लोड लगना है, ये सारा काम जो है वो दूसरे कोड में मेंशन है, वो मैं आपको सब बताऊंगी, एक टेबल में मैं आपको सब कुछ लिख के दूंगी जो आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें कौन सा यूनिट 1 में और क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पढ़नी है। वैसे ये मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कि कौन 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 सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों कंक्रीट को हम लोग यूज करते हैं, और रेनफोर्समेंट यानी स्टील जो है, स्टील की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों हम लोग उसे यूज करते हैं अपने डिजाइनिंग में, ये सब सीखेंगे। इन सब के रीजंस होते हैं जो जो कि हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, कितने तरीके के टेस्ट किए जा सकते हैं कंक्रीट पे, ये सब आप लोग सीख चुके हैं वैसे मुझे लगता है, लेकिन जितनी चीजें अभी जरूरी हैं उन चीजों को हम लोग डिटेल में हम लोग फिर से सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू वेरियस डिजाइन फिलोसफीज, ये एकदम नया है आपको। कितने तरीके के डिजाइन फिलोसफीज, 3 तरीके की डिजाइन फिलोसफीज आपको सीखनी होंगी। डिजाइन फिलोसफीज मतलब कि डिजाइन करने का तरीका। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग सीखी, जिसमें से कुछ को मतलब सेलेक्ट किया गया, और कुछ टोटल 3 तरीके की डिजाइनिंग मेथड आप लोग सीखेंगे। फर्स्ट होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड होता है अल्टीमेट लोड मेथड, और थर्ड होता है लिमिट स्टेट मेथड। सबका सब तरीके के मेथड का अपना कुछ ड्रॉबैक है, अपना कुछ एडवांटेज है, वो सब कुछ आपको सीखना है। यही आपकी डिजाइन फिलोसफीज होती हैं। और फिर उसके बाद उन्हीं फिलोसफीज को लेकर आपको डिजाइनिंग करने हैं। जैसे कि कॉलम डिजाइन करना है तो वो कॉलम आप तीनों तरीके से कर सकते हैं डिजाइनिंग, आपको आंसर भी अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वो आंसर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है, कौन सा मेथड यूज करना है डिजाइनिंग का। इसके अलावा एक अच्छी और मजेदार बात आपको बताते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में कोई भी आंसर आपका, 2 लोगों का आंसर सेम नहीं आएगा। बेटा शायद ये खत्म होने वाला है, जरा थोड़ा सा आप लोग आइए, थोड़ा आप लोगों का अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर पढ़ाते रहेंगे हम।
ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है, जब तक चले गए तब तक हम आपको पढ़ाएंगे, और शाम को भी क्लास रख लें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो शाम को भी क्लास होगी, ठीक है, हम बताएंगे आपको कब क्लास हम लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि किसी भी तरीके का जो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो है वो डाया ऑफ बार्स जो है अलग अलग लेने पे अलग अलग आंसर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो एक कोई डाया सिलेक्ट कर, सपोज 10 mm डाया सिलेक्ट करता है, ठीक, और दूसरा कोई पर्सन है जो 20 mm डाया सिलेक्ट करता है, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, दोनों का साइज भी अलग अलग दिखेगा, बीम का साइज भी अलग अलग दिखेगा उसको, ठीक। तो आंसर दोनों का गलत नहीं है, दोनों का आंसर सही है। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब इस पर्टिकुलर उस पे जो हम लोग चेक करते हैं डिजाइनिंग में, वो क्या होता है, स्टेप्स चेक किए जाते हैं, आपने कितनी देर तक सही स्टेप परफॉर्म किए हैं, ये चेक किया जाता है। हम लोग आंसर के रिजल्ट पे इतना हम लोग फोकस ना करके हम लोग प्रोसीजर पे फोकस करते हैं कि किस तरीके का प्रोसीजर यूज किया गया है और कौन सा मतलब प्रोसीजर कहाँ तक सही है, बस ये चीज ध्यान दी जाती है, ठीक। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को हमेशा प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू वेरियस डिजाइन फिलोसफी हो गया, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप लोगों को दो तरीके के सेक्शंस डिजाइन करने सीखने हैं, जो कि होता है सिंगली और डबली। सिंगली और डबली क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए जो कंक्रीट होता है वो जो है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसका बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही खराब होता है, बहुत ही खराब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों को बिल्डिंग बनानी है और उसमें कहीं भी जो है टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो बियर करवाना ही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील रॉड्स यूज की जाती हैं, जिसे हम लोग स्टील बार्स बोलते हैं या रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो रेनफोर्समेंट जो है वो आपका सीधी बात है, जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा उधर साइड दिया जाएगा। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस के एक और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और एक और टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर बात करें कैंटिलीवर की, तो कैंटिलीवर में अपर साइड में आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा और नीचे जो है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, यानी उसमें जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, ये सब कुछ बहुत डिटेल में जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो जब सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड में ही रेनफोर्समेंट दी जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट, सिंगली सेक्शन बोलते हैं। और जब दोनों साइड रेनफोर्समेंट दिया जाता है, आपके न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड रेनफोर्समेंट रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक। तो इतना आपको यूनिट 1 में सीखना है। अब अगर बात आती है यूनिट 2 की, तो देखिए यूनिट 2 में क्या है, लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशंस। अच्छा, यूनिट 1 में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से डिजाइन करना होता है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। डिफरेंस क्या होता है तीनों तरीके के डिजाइन फिलोसफीज में, वो भी आपको बताया जाएगा। एजम्पशंस क्या है लिमिट स्टेट के, ये आप यूनिट 2 में सीखेंगे। रेक्टेंगुलर शेप है, सिंगली डबली रेनफोर्स बीम, टी बीम, एल बीम, आपने टी शेप और एल शेप सीखा होगा ना, सोम में आप लोग सीखते हैं। उसी शेप का अगर बीम बना दिया जाए, उसी क्रॉस सेक्शन का बीम बना दिया जाए, तो वो आपका टी बीम हो जाता है, एल बीम हो जाता है, सब सीखेंगे हम लोग, ठीक। तो ये सब कुछ लिमिट स्टेट डिजाइन से। हाँ, बुक जो है बेटा मैं पहुंचती अभी, पहले मुझे इसका सिलेबस खत्म करने दें फिर मैं बुक तक पहुंचती। देखिए बुक की वैसे तो नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, मेरी मानिए तो आप लोग बुक मत खरीदिए, लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना, वैसे IS कोड सफिशिएंट होता है और मैं तो हुई ही, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करूंगी, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि किस जगह से कौन सा डेटा लेना है। IS 456 सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक लेनी है तो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि पिल्लाई की एक बुक है, ये नीचे मेंशन है, ये देखिए। एक गंभीर की एक बुक आती है जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट, आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये पिल्लाई की बुक सबसे अच्छी है, पिल्लाई की बुक बेस्ट है, आप चाहें तो ये पिल्लाई और मेनन बोलते हैं इस बुक को, आप चाहें तो ये खरीद लीजिए, बहुत अच्छी है।
इसके अलावा अगर कुछ हल्के में देखना चाहते हैं तो फिर ये एके जैन एक सही बुक है, आप खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक्स आपकी अच्छी हैं। पिल्लई सबसे अच्छी हाई लेवल की बुक है। फिर बहुत कम लेवल पे चाहिए तो एके जैन है। एके जैन में क्या है ना कि यूनिट जब आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड पढ़ेंगे ना, तब ये बुक किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 ही है। ठीक। और अगर नहीं भी बुक खरीदेंगे तो भी ठीक है, अब फर्दर फ्यूचर के लिए आपके लिए ये बुक है। अगर नहीं खरीदेंगे तो भी कुछ नहीं, मैं खुद इतने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। IS 456 सफिशिएंट होता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, पिल्लाई मेनन खरीद लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। ठीक, यूनिट 3 में क्या है कि आपको रेनफोर्स कंक्रीट बीम का बिहेवियर देखना है। शियर में वो कैसा बिहेव करेगी, और मतलब देखिए हर एक कंक्रीट का भी एक अपना कुछ शियर स्ट्रेंथ भी होता है, बहुत कम लेकिन होता है। ठीक, तो अगर जितना शियर आ रहा है वो कंक्रीट बियर कर ले जा रही है, तो आपको अलग से मतलब शियर एनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले शियर स्ट्रेंथ निकालना सिखाया जाएगा बीम का, विदाउट शियर एनफोर्समेंट एंड विद शियर एनफोर्समेंट, दोनों तरीके से। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या रेनफोर्समेंट देना जरूरी है, और अगर नहीं तो फिर हम लोग उसको रेनफोर्समेंट देते हैं अगर वो सफिशिएंट नहीं होता है तो। जैसे कि रेनफोर्समेंट, नॉर्मल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करने का अपना एक तरीका होता है, मतलब एक तरीका होगा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का। अब वो रेनफोर्समेंट जो है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, हर एक का लिमिट है, मैं आपको बताऊंगी, बुक में मेंशन है। एक तो शेयर एनफोर्समेंट का भी अपना मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो इसी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा डिजाइन भी सिखाया जाएगा। डिजाइन ऑफ बीम इन शियर, मतलब कि शियर उस शियर फोर्स को बियर करने के लिए किस तरीके का कितना रेनफोर्समेंट देना है वो आपको दिया जाएगा। बेटा अगर मुझे दिख रहा है ऐसे 1 मिनट बचा हुआ है, अगर कट जाता है तो कोई बात नहीं, हम शाम को फिर से एक मैं क्लास आप लोग की रखूंगी, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि देखो सब्जेक्ट ये भी बहुत हैवी है और मुझे थोड़ा टाइम इसमें भी चाहिए होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि देखिए, जब जैसे आपका जो बार्स अवेलेबल है, रेनफोर्समेंट का जो बार्स अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपका जो स्लैब बन रहा है वो उतनी ही लिमिट में पूरा हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्लैब बन रहा है वो 10 मीटर का बन रहा है। स्लैब क्या, आप कॉलम की बात करिए, स्लैब अभी आपको नहीं पता, कॉलम की बात करिए। कॉलम जो है वो